नमस्कार, मैं हूं मनीष मिश्रा। जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम विशेषज्ञों के साथ उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपके फायदे से जुड़ी होती है। अपने सुनहरे भविष्य के लिए हम सब बचत और निवेश करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ बचत और निवेश ही हमारे भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम योजना बनाकर अपने भविष्य के लक्ष्यों के अनुसार बचत, निवेश और बीमा में निवेश करें। इसे ही हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और हमें किन बातों पर गौर करते हुए कदम उठाने चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है। देखिए, आमतौर पर जब हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं तो जनरली क्या होता है कि हमको आइडिया नहीं होता है हम कैसे खर्च कर रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, और हम खर्च करते चले जाते हैं। निवेश जब हम करते हैं तो निवेश का कोई लक्ष्य नहीं होता है। और इसी तरीके से जब हम कोई और वित्तीय मामलों से जुड़े कोई डिसीजन लेते हैं तो उस पे जो है कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो इन सब का जो एंड रिजल्ट ये होता है कि जो फाइनेंशियल गोल्स हम अचीव करना चाह रहे हैं उसमें या तो शॉर्टफॉल आ जाता है या हमारी गलतियों की वजह से वो गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। और हमने ये हाल फिल्म में हमने देखा भी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली में एक प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने वित्तीय मामलों को मैनेज करने के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं और उस ढांचा को तैयार करके हम उसको फॉलो करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब एक ढांचा तैयार है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कर ली, तो हमें ये पता है कि हमारे लक्ष्य क्या है, हमें ये पता है कि आज की स्थिति में उन लक्ष्यों को पहुंचने के लिए क्या गैप है। और जब हमें ये सब पता है तो हम स्ट्रैटेजी भी बना लेते हैं कि इस गैप को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो हमारे फाइनेंसेस फिर एफिशिएंटली मैनेज हो जाते हैं और जो लक्ष्य हम अचीव करना चाहते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग आते रहेंगे, आपके आज से शुरू होगा, लाइफ लॉन्ग आते रहेंगे, हम एक एक करके अपने लक्ष्य को अचीव करते चले जाते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मुख्य एडवांटेज वो यही है कि हम अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से जीते हैं और बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं और हम एक ऐसी लाइफ जीते हैं जिसको हम कल्पना जिसकी हम कर रहे हैं। जी, अब सर सवाल उठता है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि वो बीमा ले लेते हैं, बचत और निवेश कर लेते हैं, थोड़े थोड़े पैसा जमा करके अपना घर भी खरीद लेते हैं, कार भी खरीद लेते हैं, उनकी सारी जरूरतें इस हिसाब से पूरी होती रहती हैं। तो इन सबको और ज्यादा स्मूथ और स्ट्रांग बनाने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जैसा आपने बताया। अब सवाल उठता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस के अंदर तीन मुख्य चीजें हैं। पहली ये कि आप अपने गोल को आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे जाना कहाँ है, कौन से लाइफ गोल्स हैं, क्या क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ। मैं हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग मेरे लिए गोल हो गया, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज है, या मैं कुछ घर खरीदना चाहता हूँ, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। ये फाइनेंशियल गोल्स है। तो मैं अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करता हूँ कि क्या अचीव करना। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब है इनको मोनेटाइज करना कि मुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मैं अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करता हूँ। जब मैं करंट सिचुएशन को एनालाइज करता हूँ तो मैं अपने कैश फ्लो को देखता हूँ, मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, क्या मैं बचत कर पा रहा हूँ। मैं अपने एग्जिस्टिंग इंश्योरेंसेस को देखता हूँ, क्या पर्याप्त है, अगर मुझे कुछ हो गया तो कैसे गोल अचीव होंगे। मैं अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखता हूँ, क्या सही जा रही है या गलत है। और इसके अलावा इंश्योरेंस है, गोल्स आ गए, आपका कैश फ्लो एलिमेंट आ गया। टैक्स प्लानिंग को मैं देखता हूँ कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ मैं अपने टैक्स को कहाँ पे मिनिमाइज कर सकता हूँ, कैसे मैं बचत कर सकता हूँ। और एस्टेट प्लानिंग आ गया कि मुझको कुछ हो गया तो फिर मेरे एसेट्स मेरी फैमिली को कैसे जाएंगे। ये सभी जो है, जब मैं करंट सिचुएशन को एनालाइज करता हूँ तो इन सभी बातों पे या इन सभी एलिमेंट्स को मैं एनालाइज करता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि कहाँ पे क्या गैप है। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप समझे तो पूरे एलिमेंट्स को कवर करता है। आपका कैश फ्लो हो गया, आपके स्ट्रैटेजीज हो गई, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गया, आपके गोल आइडेंटिफिकेशन हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गई, एस्टेट प्लानिंग हो गई। तो इन सभी एलिमेंट्स को कवर करता है फाइनेंशियल प्लानिंग।
और इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है तो आप लगभग अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको कवर कर लेते हैं। जी। आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं सर। अब सवाल उठता है कि इमरजेंसी फंड जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा होता है, इमरजेंसी फंड बनाना। जी हमारे दर्शकों को ये बताएं जितेंद्र जी कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। देखिए, इमरजेंसी फंड्स पहले तो बहुत मुख्य होता है, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिस होता है, क्योंकि कोई भी अकस्मात कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी इमरजेंसी आती है, तो मुझे जो है पैसों की जरूरत पड़ेगी अपने खर्चों को वहन करने के लिए। अब क्या इमरजेंसी हो सकती है? मेरी जॉब लॉस हो जाती है, जॉब चली जाती है। अब एक जॉब चली गई, दूसरी जॉब मिलने में समय लगता है, कोई हेल्थ इमरजेंसी कभी आ जाती है, किसी और तरह की इमरजेंसी आती है जिससे कि मेरी इनकम स्टॉप हो सकती है कुछ समय के लिए। तो उस पीरियड को निकालने के लिए हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। आमतौर पर ये इमरजेंसी फंड 4 से 6 महीने का जो है पर्याप्त होता है, कि आपने अगर 4 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करा है तो आपको इतना समय मिल जाता है कि आप अपने को अगली सिचुएशन के लिए स्टेबलाइज कर लें। लेकिन कई बार सिचुएशन डिमांड कर सकती है कि इससे ज्यादा भी इमरजेंसी फंड आप क्रिएट कर सकते हैं, या आपकी जरूरत हो सकती है कि आप 4-6 महीने का न लेके आप 1 साल का इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। अब हमने पिछले एपिडेमिक में देखा है कि जॉब चाहने के बाद भी 1-1 साल तक लोगों के पास जॉब नहीं है, तो इमरजेंसी फंड की परिभाषा ऐसी सिचुएशन में बदल जाती है कि 4-6 महीने नहीं, मेरे पास 1 साल का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो मेरी राय में मिनिमम 4-6 महीने का तो होना चाहिए। इसके अलावा अगर 1 साल तक भी अगर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करके चलते हैं तो भी बेहतर होगा। ये जब 4-6 महीने की हम बात करते थे तो कहते थे कि सेविंग अकाउंट में रख लेते हैं या लिक्विड फंड में। अभी जब बात 1 साल के इमरजेंसी फंड की हो रही है पैंडेमिक को देखते हुए, तो वैसे में जो इमरजेंसी फंड का पैसा है वो सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, लिक्विड फंड में होना चाहिए, या कहीं और लगा सकते हैं ताकि वो कुछ रिटर्न भी अर्जित करें। देखिए, आमतौर पर तो जब मैं इमरजेंसी फंड की बात करता हूँ तो मैं रिटर्न नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये पैसा मेरे पास लिक्विड अवेलेबल होना चाहिए। बट अगर आपने 1 साल के इमरजेंसी फंड क्रिएट किया है तो और मुझे उसको डिवाइड करना है और थोड़ा बेहतर रिटर्न के लिए मुझे अगर जाना है तो मैं कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकता हूँ और कुछ पैसा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो लिक्विड फंड है, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड है। इस तरह की जो स्कीम्स है वहां मैं निवेश कर सकता हूँ। तो जैसे 1 साल का पैसा है तो आपने 4 महीने का पैसा जो है वो सेविंग बैंक में रखा है, हमेशा अवेलेबल होगा, और बाकी के मंथ का जो इमरजेंसी फंड है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे रिटर्न क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हाई रिटर्न की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये वो पैसा है जो आपको तुरंत अवेलेबल होना चाहिए। जी। और सर दूसरा जो हम लोग अभी आपने चर्चा की कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, तो इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, किस किस तरह के इंश्योरेंस जरूरी हैं? क्या मार्केट में जो भी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं अभी, जैसे एंडोमेंट है, यूलिप है, टर्म इंश्योरेंस है, इसमें से क्या किस इंश्योरेंस का चयन करना चाहिए? और अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें किन बातों पर गौर करना चाहिए? जी, देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 बड़े पिलर्स हैं और जो इंश्योरेंस से पूरे किए जाते हैं, और ये 3 हैं: लाइफ, हेल्थ और डिसेबिलिटी। लाइफ इंश्योरेंस उस समय के लिए लिया जाता है कि अगर अकस्मात मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को इतना पैसा मिल जाए कि वो जो फाइनेंशियल गोल मैंने सेट किए थे वो पूरे हो सके। हेल्थ इंश्योरेंस उस पीरियड के लिए होता है कि अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आ जाए तो मुझे अपनी सेविंग से पैसा यूटिलाइज ना करना पड़े, मैं 4 साल पीछे ना चला जाऊं कि मेरी सेविंग खत्म हो गई। और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस उस समय के लिए होता है कि अगर डिसेबिलिटी की वजह से मेरी इनकम परमानेंटली स्टॉप हो गई तो ये इंश्योरेंस जो है मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए फाइनेंसिस प्रोवाइड करेगा। तो ये लाइफ, हेल्थ, डिसेबिलिटी 3 मुख्य पिलर हैं और 3 सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है जो हम बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो यहाँ पे हम केवल उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अकस्मात मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी फैमिली को पैसा मिलेगा, और इसके लिए टर्म इंश्योरेंस ही सबसे आसान और सबसे सरल और सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होता है। मेरी राय में टर्म इंश्योरेंस के अलावा कोई भी इंश्योरेंस अगर आप लेंगे तो वो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर सकता। हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा है,
आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, आप फैमिली फ्लोटर, इंडिविजुअल पॉलिसीज ले सकते हैं। और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ज्यादातर वो सिचुएशन कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होता है और हम परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में ना टर्म इंश्योरेंस एप्लीकेबल होगा ना हेल्थ इंश्योरेंस होगा। कुछ इंस्टेंट तक हेल्थ इंश्योरेंस एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में मेरे खर्चों को कैसे पूरा होगा? हो सकता है टेम्पररी इनकम स्टॉप हो जाए कुछ समय के लिए, या परमानेंटली स्टॉप हो जाए। उसके लिए डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जरूरी होता है, जो आमतौर पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज में अवेलेबल होता है। तो ये 3 मुख्य इंश्योरेंस हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के पिलर्स होते हैं। जी, अब सवाल उठता है सर कि आपने इंश्योरेंस की बात की, लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो आइडियली ये कितना होना चाहिए? आमतौर पर से देखा जाता है कि जैसे हम नौकरी की शुरुआत करते हैं तो जो कहा जाता है, जो सजेस्टेड होता है 8 गुना 10 गुना, उस हिसाब से ले लेते हैं, या एक लमसम अमाउंट 50 लाख 75 लाख 25 लाख का हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेने का आधार क्या होना चाहिए, और बाद में उसको कब रिव्यू किया जाना चाहिए? आई मीन कब उसको घटाया या बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का जो मुख्य आधार है वो होना चाहिए आपकी जरूरत। आपकी जरूरतें क्या क्या है, आपके गोल्स ऐसे कौन से हैं जो फुलफिल होने हैं, कौन सी लाइबिलिटीज है। तो हम एक बोलते हैं कि नीड बेस्ड एनालिसिस होना चाहिए कि आपकी जरूरत कितनी है, उसके आधार पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस निकलना चाहिए। तो आपको आंकलन करना पड़ेगा कि मेरे गोल कौन कौन से हैं। बच्चों की एजुकेशन पूरी करनी है, उनकी मैरिज करनी है, मुझे किसी और घर खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए, या रिटायरमेंट है, मेरे बाद जो है मेरी वाइफ है उसका रिटायरमेंट पूरी तरीके से लाइफ के लिए पैसा चाहिए होगा। मेरे पास क्या क्या लायबिलिटीज हैं, क्या पर्सनल लोन है, होम लोन है, ये लायबिलिटीज का भी जो है पेमेंट होगा वो इंश्योरेंस से होगा। तो इस तरह से आपकी जो एक्चुअल नीड है, इस नीड एनालिसिस से जितना अमाउंट निकल के आएगा वो एक्चुअल में आपका इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। अब होता क्या है कि जो यंग जनरेशन है, जैसे जिन्होंने नौकरी अभी स्टार्ट की है, उनके लिए गोल्स आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अभी गोल्स होते ही नहीं है, अभी तो नौकरी शुरू कर ली है। तो क्या उनको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? उनके यंग एज में इंश्योरेंस लेने का वैसे तो कोई अगर गोल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है, तो कोई जरूरत नजर नहीं आती है। तो टर्म इंश्योरेंस अभी ना भी लिया जाए तब भी चल सकता है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो जब भी आपकी लाइफ में गोल्स ऐड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होंगी, क्या कहते हैं, लायबिलिटीज ऐड होंगी, तो आपका टर्म इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट आएगा। और तो जैसे शादी हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, आपने लायबिलिटीज ऐड कर ली, वो लायबिलिटीज कैसे रीपे होंगी वो आपको देखना होगा। तो आप अपना इंश्योरेंस रिव्यू कीजिए। इसके अलावा गोल्स में अगर कोई चेंजेस है, उसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, तब इंश्योरेंस रिव्यू होना चाहिए। और एक यंग एज में अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो मेरी राय में इंश्योरेंस लेना स्टार्ट करना चाहिए। आमतौर पर जब तक, अगर आप 22-24 साल की उम्र में आप अगर नौकरी स्टार्ट करते हैं, तो एक ही बेनिफिट उस टाइम पे होता है कि प्रीमियम बहुत कम पड़ता है। तो अगर आपने 50 लाख 1 करोड़ का भी लिया तो प्रीमियम बहुत कम पड़ेगा। तो जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो, तो आप ऑलरेडी कम प्रीमियम पे एक अच्छा कवरेज आप ले चुके होंगे। तो वही एक फैक्टर है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर कोई गोल्स नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, लायबिलिटीज नहीं, तो टर्म इंश्योरेंस उस वक्त होना चाहिए। जी, आपने हेल्थ इंश्योरेंस की भी चर्चा की है। एक दुविधा होती है लोगों में कि कंपनी की तरफ से अगर जब उन्हें कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिला होता है तो वो सोचते हैं कि चलो इससे काम चल जाएगा। तो आपकी ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी कि क्या उन्हें अलग से अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखना चाहिए, या कंपनी के द्वारा प्रदत्त जो इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए? क्या सही स्ट्रेटजी होगी? देखिए, एक तो ये कि क्या कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त है? मेरी राय में होता नहीं है। कि जनरली हमने कंपनी का अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले, आपकी डेजिग्नेशन के बेस पे होता है, और 3 से 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस होता है जब आप स्टार्ट करते हैं। तो एक तो आपका कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट कॉस्ट उस हिसाब से है। छोटी सिटीज में रहते हैं तो आपका उसके मुकाबले थोड़ा कम हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, बट वो भी अगेन ट्रीटमेंट कॉस्ट पे बहुत वेरी करता है।
तो एक तो कि क्या एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरी राय में अगर आप फैमिली में मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल हूं तो 10 लाख तक का इंश्योरेंस अच्छा इंश्योरेंस हो सकता है। बट अगर मेरी फैमिली में 4 लोग हैं तो मेरी राय में 25-30 लाख से कम का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी पर्याप्त नहीं होगा अगर इतने फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये एक मापदंड आपको उस हिसाब से बनाना होगा। और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मैंने कहा कि अगर कम पड़ता है तो आपको एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूर चाहिए, स्टैंड अलोन लेना चाहिए, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस जब तक है जब तक वो नौकरी है आपके पास। कल को अगर वो नौकरी नहीं रहेगी तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगा। हालांकि अब पोर्टेबिलिटी आ गई है, तो आप अगर नौकरी छोड़ते हैं तो अपनी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस को इंडिविजुअल पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हैं। तो वो और बेनिफिट्स कंपनी डिसाइड करेगी। तो उस ऑप्शन की आने की वजह से ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर एडुकेट है तो पर्याप्त हो सकता है, बाद में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मेरी राय में स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। किसी वजह से अगर आप पोर्ट नहीं कर पाए तो वो ऑप्शन छूट जाता है। और फिर अगर आप सपोज ये सिचुएशन हायर एज में आती है और आपने कुछ हेल्थ इश्यूज डेवलप हो गए तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमेशा एक स्टैंड अलोन हेल्थ पॉलिसी लेकर चले। हम फाइनेंशियल प्लानिंग के जो मुख्य बातें हैं, मुख्य सिद्धांत हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप लेकर आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं निवेश की। निवेश में हमारे पास जैसा आपने कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल के साथ अलाइन किया जाना चाहिए। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमारे पास निवेश के क्या क्या ऑप्शंस हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म गोल जब मैं निवेश करता हूं तो उसमें एक तो रिटर्न बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल है, लिक्विडिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए मैं वो निवेश चूज करूंगा जहां पे कि मुझे लिक्विडिटी अच्छी मिले और कैपिटल मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो शॉर्ट टर्म निवेश के अंदर आपके फिक्स डिपॉजिट आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, और इसी तरह के दूसरे निवेश आ जाएंगे जिनका पीरियड 5 साल से कम का होगा। जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जहां मेरे जो पीरियड है वो 10 साल के बियॉन्ड जाता है। तो जब हम लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म निवेश में हमें ये देखना है कि हमें रिटर्न या वेल्थ हम कैसे अच्छे से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम इन दो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को मिक्स कर देते हैं कि हम फिक्स डिपॉजिट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं और लॉन्ग टर्म एवेन्यूज को शॉर्ट टर्म कर लेते हैं। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ग्रोथ एसेट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और टैक्सेस को भी बीट करना है। और जब हम ग्रोथ एसेट की बात करते हैं तो इक्विटी एक्सपोजर मस्ट हो जाता है मेरी राय में, क्योंकि विदाउट इक्विटी बड़ा मुश्किल होगा कि आप जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन को बीट आप कर पाए। तो इक्विटी एक्सपोजर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना इक्विटी एक्सपोजर आपको लेना चाहिए वो आप फाइनेंशियल प्लानिंग जब करते हैं तो एनालाइज करते हैं कि मेरी क्या एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना गोल्ड, किस तरह के एसेट्स में इंक्लूड करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो वो स्ट्रेटेजी आप ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग में बना लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो एसेट्स है, इक्विटीज है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी है, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये और डेट म्यूचुअल फंड्स में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, गोल्ड है आपका। तो ये सब इन्वेस्टमेंट जो है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आते हैं, जिनमें आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा कमाना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है। जी। अब सर, एक चीज जो लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कब की जानी चाहिए और कितना कॉर्पस जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पर्याप्त हो सकता है? देखिए, कितना कॉर्पस पर्याप्त होगा ये तो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा। आप क्या लाइफस्टाइल जीते हैं, आपके खर्चे कितने हैं। अगर आप 50,000 में खर्चा अगर आप निकाल लेते हैं, मसलन एग्जांपल 50,000 में खर्चा आप निकाल लेते हैं और रिटायरमेंट 60 साल की एज है और 85 तक अगर मैं अज्यूम करता हूँ लाइफ स्पैन, तो 25 साल की लाइफ के लिए हो सकता है 3 करोड़ कॉर्पस भी पर्याप्त हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं और मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम रिटायरमेंट पे 1 लाख 2 लाख रुपए का मेरा जो है मंथली इनकम तो हो सकता है आपको 6-7 करोड़ के कॉर्पस की जरूरत पड़े। तो रिटायरमेंट कितना कॉर्पस होगा ये तो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरी राय में रिटायरमेंट प्लानिंग की जो शुरुआत है वो बहुत अर्ली स्टेज पे हो जानी चाहिए।
उसका कारण ये है कि आपको अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट करना है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी वर्क करती है जब आप उसको एक अच्छा समय दें। 10-15 साल में आप कोशिश करें कि मैं एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर लूं, तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर मैं 30 साल की एज पे अगर 2000 पर मंथ से भी स्टार्ट करूं और 30 साल तक मैं कंट्रीब्यूट करता रहूं, तो भी मैं एक बड़ा अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकता हूं। तो इसलिए जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर है। अगर आप 22 साल में आप नहीं सोच रहे करने का स्टार्ट, तो मेरी राय में 30 साल से पहले पहले आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक्यूमुलेशन, वो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। चाहे आप 2000 करें, 3000 करें, पर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसको आप समय समय पर बढ़ाते रहे जैसे आपकी सेविंग बढ़ेगी, बट स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा समय दे सके और ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकें। एक और भी महत्वपूर्ण चीज है जिसको लोग समझते नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का वो भी एक अहम हिस्सा है। हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप एस्टेट प्लानिंग के बारे में बताएं। एस्टेट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और मनीष जी, पिछले जो 2-3 साल गुजरे हैं, इनमें जब हम सुनेंगे, केसेस निकल के आएंगे, तो हमें पता लगेगा कि एस्टेट प्लानिंग क्यों इतना मुख्य एलिमेंट है। क्योंकि आपकी जो प्रॉपर डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज को लेके फैमिलीज के बीच में डिस्प्यूट होता है आपके लाइफ टाइम के जाने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं एक एस्टेट प्लानिंग जो है वो मिस आउट हो जाती है। तो एस्टेट प्लानिंग का मतलब है आपकी विद इन लाइफ टाइम आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपने बाद नेक्स्ट जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या अपनी लाइफ टाइम के बाद। तो इसकी पहले से प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लीगल एस्पेक्ट आ जाते हैं, और जब भी लीगल एस्पेक्ट आते हैं तो वो कहीं ना कहीं कॉस्टली और लॉन्ग टर्म प्रोसीजर हो सकते हैं। तो इसलिए एस्टेट प्लानिंग जरूरी है। आपने क्या नॉमिनेशन रखा हुआ है, किसको नॉमिनी बनाया है, आप फाइनली किसको एसेट देना चाहेंगे अपनी लाइफ टाइम में, क्या किसी को आप गिफ्ट देना चाहते हैं एसेट्स, अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो क्या बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को अपनी लाइफ टाइम में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब एस्टेट प्लानिंग का हिस्सा होता है, और इसलिए जरूरी है कि एस्टेट प्लानिंग की जाए, क्योंकि आप जिस तरीके से प्लान करेंगे उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी लाइफ टाइम के बाद। वरना अगर आप प्लान नहीं करते हो तो फिर लॉ के हिसाब से जो होगा वो शायद आपकी इच्छा ना रही हो। मसलन उदाहरण के तौर पर आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, मेरे बाद इनको एक किसी मेंबर को मैं ज्यादा देना चाहता हूं, बाकी 2 मेंबर को कम देना चाहता हूं। ये तभी मुमकिन है जब आप एक वसीयत में ये लिख के जाएं। अदरवाइज अगर आप वसीयत नहीं लिखते हैं तो वो सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसमें सबको बराबर का हिस्सा मिल जाता है। उसके अपने प्रोसीजर हैं, और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, और एस्टेट प्लानिंग करते करते आप जब फैमिली के साथ डिस्कशन करते हैं तो वो एक बेहतर विकल्प होता है। अपनी जो भी आपने वेल्थ क्रिएट करी है, अंत में जब तक वो वेल्थ सही हाथों में, बिना किसी क्या बोलते हैं, बिना किसी शिकवा के अगर वो जाएगी, तब आप समझेंगे कि हाँ, मेरी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। तो ये मैं कहूंगा कि वो आखिरी बिंदु जरूर है, बट लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको प्लानिंग करके चलना चाहिए। जी, समय का अभाव है, अदरवाइज फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत विस्तृत विषय है और इसके एक एक टॉपिक पर हम लोग एक एक दिन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ये जानकारी काफी काम आएगी। हमेशा की तरह आज के इस जागरण डायलॉग्स प्रोग्राम में हमने दर्शकों के फायदे की बात की है। फाइनेंशियल प्लानिंग का आपके जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में जितेंद्र सोलंकी जी ने विस्तार से बताया है। हमें उम्मीद है कि इनके टिप्स आपके काम आएंगे। जागरण डायलॉग्स का ये कार्यक्रम आप जागरण.com के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। धन्यवाद।